गुड इवनिंग बच्चा लोगों। Good evening, sir. अच्छा, ग्रुप 13 हम लोग को शुरू करना, ठीक है। वो कौन से एक्सेप्शंस हैं जहां होना तो चाहिए था पी पाई डी पाई बॉन्ड, लेकिन होता है पी पाई और पी पाई डी पाई दोनों। SO2, SO3, SO3 minus plus SO3 में कितने पी पाई? 1. और वो कौन से एक्सेप्शंस हैं जहां होना तो चाहिए था पी पाई डी पाई, लेकिन होता है केवल पी पाई? ClO4 माइनस और अरे 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 नहीं, ये P पाई D पाई का है। CS CC SS CS2 और CS, यस सर। बस एक मिनट बचा जरा। S2 में भी तो पी पाई होगा ना? हाँ हाँ अच्छा, क्या बोल रहे थे बताओ। क्या बोल रहे थे, एक कौन सा एग्जांपल और है? S2 सर S2 हाँ हाँ हाँ, अच्छा S2 का नाम क्या है? बोलो। Disulfide. बहुत सही। आइड कब लगता है किसी के नाम में? जब आयन हो। फिर सल्फर। नाम होगा वेपर फेज सल्फर। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिलेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक जी। तो मिलेगा। और सर सिंगल S को कोलॉइडल सल्फर कहते हैं ना? नो, उसके लिए लिखा होना चाहिए सिंगल एस एक्वस, तब बोलोगी कोलाइडल सल्फर। ठीक है सर। अब कल हमने आपसे ये बोला था कि अगर हम पी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे कि नोबल गैस NH2NP126, ये सही था या गलत? गलत। या फिर कुछ टीचर, अब पता नहीं एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, अब भी यही बताते हैं, ये गलत है। ध्यान रखना एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने बताने के बाद आपको दिखा दिया था। हम जनरल नहीं लिख सकते, हाँ हम बैलेंस से जरूर लिख सकते हैं NH2NP6, इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग को जब पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोग को स्टार्ट करना था बोरान करने। सबसे पहले बोरान फैमिली में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन में एक एक एलिमेंट्स को हम लोग लेकर के चलेंगे, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आप हेडिंग चाहो तो डाल लो। ये सब है एनसीईआरटी ही, बस ये कि एनसीईआरटी को हम लोगों ने समराइज कर लिया है, और जो अननेसेसरी चीजें थी जिनका कोई यूज नहीं है, नहीं पूछा जा सकता, तो उनको इग्नोर कर दिया है, और कोई बात नहीं है।
अच्छा एक चीज और, आज एक क्लास है, लेकिन आपकी क्लास कब तक है? ये यूजुअल क्लास 7:30। नहीं, मतलब फाइनल आपकी क्लास कब खत्म होगी? 9 बजे। अच्छा 9 बजे, हाँ चलो ठीक है। तो एक बेटा क्लास है मेरी 8:30 से लेके, और हमको लग रहा है 9-10 बजे तक चलेगी यूट्यूब पे। यस सर। Yes, sir. Metallurgy of aluminum and bag bonding. तो जो एक्चुअली वो है क्या है, जैसे एक आध बैच है ना जिनमें टाइम कम था तो उनको क्लास में नहीं पढ़ाया गया, उनको बैक बाइंडिंग नहीं पढ़ाया। मान लो बैक बाइंडिंग वगैरह तो आपको क्लियर है, तो उस क्लास को एक बार अगर मतलब 9 बजे क्लास छूटेगी तो तुम लोग अगर 9:30 पे आओगे तो तुम्हारे 8:30 पे छूट भी नहीं जाएगी। सर जल्दी छोड़ देते हैं हम लोग, बोलेंगे यस तो सर। छोड़ देंगे। 8:30 पे छोड़ छूट देते हैं जाएगी, सर। वैसे भी बिना बोले ही छूट जाएगी क्लास। अच्छा नहीं, तो ये मैं कह रहा था उसमें सब आपके काम का नहीं है, शुरू में आपका काम का नहीं है, लेकिन क्योंकि बैक बॉन्डिंग बताएंगे, थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो तो आपसे मैंने पूछ लिया है, आपने बता दिया है। अब मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका एंड वाला सेशन, क्योंकि उसमें करीब करीब मैं 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें बोरान फैमिली भी है और कार्बन फैमिली भी है। तो मान लो अपने बच्चों जिनको हमने पढ़ा दिया है रेगुलर बैच में उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आपके लिए नहीं भी पढ़ा है तो क्या आपने पढ़ा ही होगा, तो कम से कम क्वेश्चन डिस्कस करते समय क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट हो सकता है, इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपके काम का सेशन होगा एंड वाला। तो करीब लास्ट का 45 मिनट आपके काम का होगा। ओके सर। तो चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट। रिकॉर्डेड तो रहेगा ही ना सर? हाँ, वही हम कह रहे हैं ना कि अगर पूरा नहीं, मान लो लाइव में नहीं भी आ पाते हो तो रिकॉर्डेड में आप उसको दौड़ा दौड़ा के क्वेश्चन वाले पोर्शन को, थोड़ा मेटलर्जी वाले पोर्शन को देखना। मेटलर्जी बहुत डिटेल है, जब किताब उठाओगे पीएचडी करवा दी है। यस सर। से मतलब है जितना पूछा जाता है हमसे, क्या ठीक मतलब है पीएचडी करके, तो इसलिए हमने उसको सर थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाता है उसमें, हाँ तो थियरी लास्ट ईयर भी आया था। थियरी वाला ही क्वेश्चन उसमें कंसीडर किया है, जैसे पूछे जाते हैं वो कंसीडर किया है, क्या पूछा जाता है, क्या दिमाग में रखना है, क्या मतलब होता है। जी सर। तो वो ओके सर। पोर्शन लास्ट वाला है, थोड़ा सा 1 आध घंटा उसमें देखना, तो उसमें ये है कि काम की चीजें हो जाएंगी जो क्लास में नहीं पढ़ाया था। अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम आते हैं बोरान। सर अभी हम लोग का मेटलर्जी शुरू पढ़े भी नहीं, हम लोग को कोई नहीं पढ़ाया अभी मेटलर्जी। नहीं, इस बार किसी को नहीं पढ़ाया, रेगुलर को भी, लेकिन चूंकि इसमें बेटा जब आप कोई मॉड्यूल उठाओगे ना, कोई किताब उठाते हो, गाइड उठाते हो, अनुसार उठाओ, तो देखो इस चैप्टर में एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के खूब क्वेश्चंस मिलते हैं, और जबकि देखो एनसीईआरटी ने कहीं मेटलर्जी का जिक्र तो किया नहीं। तो प्रिकॉशनरी तौर पे कि कहीं मेटलर्जी के क्वेश्चंस आपके पेपर में ना हो, इसलिए मैंने शार्ट में एल्यूमिनियम की मेटलर्जी को समराइज कर दिया। तो किसी भी हमने बच्चों से बोला बेटा इसको आप देख लें, सारे बच्चों ओके से। सर। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। अब हम अगर आपसे बोलें कि इसका नेचुरली अकरिंग फॉर्म बताओ, प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है, बताओ भाई, बोरान का नेचुरली अकरिंग फॉर्म। ऑर्थोबोरिक एसिड, और बोरैक्स, कर्नाइट, ऑर्थोबोरिक एसिड, फार्मूला है H3BO3। H3BO3। अगला बोरेक्स, बोरैक्स, Na2B4O7 NH2O। Na2B4O7.10H2. डॉट 10H2O। इसमें 3 नए क्वेश्चन आप बता दो। अगर बोरेक्स में 4H2O हो जाए तो क्या नाम है, 5H2O हो जाए तो क्या नाम है, और अगर H2O ना हो तो क्या नाम है? तो 4 में तो कर्नाइट होता है, 5 में ज्यूलर्स बोरैक्स होता है। हाँ बिल्कुल सही। अगर बेटा हमारे पास 10H2O है तो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं बोरेक्स। 10H2O नहीं है, मान लो 4H2O हमारे पास हो गया, तब एनसीईआरटी ने कर्नाइट का जिक्र किया है, तब इसे हम लोग नाम यस सर। कर्नाइट। और अगर मान लो 5H2O हो गया, ज्यूलर्स बोरैक्स। ज्वेलर्स बोरेक्स। और अगर कोई वाटर नहीं है तो बोरैक्स ग्लास। बोरेक्स ग्लास। यार इसमें कोई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है क्या? हाँ सर पक्का, जो लोग बोल रहे यस सर। हैं। यस यस सर। ऑफलाइन।
हाँ, ऑफलाइन में पढ़ा था लास्ट ईयर। इतना एग्जैक्ट बच्चे कैसे बता देते हैं। चलो खैर अच्छी बात है, तो याद है, याद ही तो रहना है यार, याद ही तो रखना है कि जो थोड़ा बहुत कमी रह गई है उसी को तो हम लोग को सही करना है, ठीक है। हाँ, तो बोरेक्स को हम लोगों ने इतने पार्ट में डिवाइड किया। तो अगर हम बोरेक्स से नेचुरली अकरिंग फॉर्म की बात करें तो यही है। अब एक और होता है कोलिमेनाइट, एनसीईआरटी ने उसका जिक्र किया नहीं है, लेकिन हम नोट कर लेते हैं क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। COLEMANITE, कोलिमेनाइट। फार्मूला होता है Ca2B6O11.5H2O, कोलिमेनाइट। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एल्यूमिनियम पे। अब एक चीज और, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में जिक्र किया है कि ये लद्दाख में प्यूगा वैली यहाँ वहां पाई जाती है, बकवास की बात है। हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसे सिर्फ अंडरलाइन कर देंगे, जिससे जब कभी रिवाइज करें तो नजरें वहां से गुजरे हमारी, उसे याद स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, नजरें गुजरती रहे, कभी क्वेश्चन आएगा तो अपने आप दिमाग में सेट है। तो एनसीईआरटी ने यह भी जिक्र किया है कि नेचुरली अकरिंग फॉर्म पाए कहाँ जाते हैं, तो हमको वहां नहीं जाना है कि किस वैली में पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसके डिटेल में हमें नहीं जाना। अब आते हैं एल्यूमिनियम। सबसे पहले आप बताइए एल्यूमिनियम की अगर हम आपसे कोई खास बात पूछें तो एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में किस नंबर पे पाया जाता है और क्या खास बात है? तो थर्ड नंबर पे पाया जाता है और मोस्ट अबंडेंट मेटल। देखो दो चीजें हैं, एक तो इसके लिए बोलोगे कि मोस्ट अबंडेंट मेटल है, और दूसरा अगर इसे बोलना है तो हम बोलेंगे क्या, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। 8.3% by mass। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल होता है और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट होता है, ठीक। अब अगर सर इसके परसेंटेज पे याद करनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर इसके नेचुरली अकरिंग फॉर्म की बात करें कि प्राकृतिक रूप में एल्यूमिनियम किस रूप में पाया जाता है, तो इसके लिए बेटा हमें अलग से कुछ नहीं याद करना है, जो इसके ओर्स होते हैं बस वही याद कर लेना है। तो अगर इसके ओर्स की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ओर्स को रटा था एक न्यूमोनिक से, MS क्राई को ड बाजी, MS क्राई कोड बाजी, M फॉर माइका। एक तो पता नहीं यार, पेन टैब पे मेरे हाथ मेरा कांपता है कि पेन टैब कांपता है कि राइटिंग क्या हो जाती है, तो ऐसे माशाल्लाह है, दूसरे पेन टैब पे और सत्यानाश हो जाती है। माइका, S का मतलब है स्पार, क्राई का मतलब है क्रायोलाइट, कोरंडम का मतलब को का मतलब है कोरंडम, डी का मतलब है डायस्पोर, बी का मतलब है बॉक्साइट, और जी का मतलब है गिब्साइट। SITE कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गिब्साइट। तो यह नेचुरली अकरिंग फॉर्म है। अच्छा जरा पेन हम मोटी करें तो क्या राइटिंग थोड़ा सही हो जाएगी क्या? नेचुरली अकरिंग फॉर्म, अब हमसे पूछा जाता है बताइए व्हाट इज माइका, और ये 2017 के आसपास का साल उठाना, तो उसमें पूछा गया 16-17 में कि माइका है क्या। तो माइका अगर हमसे पूछा गया क्या है तो हम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट, पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट। क्रायोलाइट Na3 Na3Al F6।
अब कोडबाजी याद करना बहुत आसान है, क्यों? सारी कोडबाजी बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, Al2O3 dot Al2O3 है, फिर Al2O3.H2O है, फिर Al2O3.2H2O है, और फिर Al2O3.3H2O। इसमें से कुछ केमिकल्स हैं जिनके बारे में हमें अभी जानना पड़ेगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे ज्यादा जिसके बारे में एक जाना है हमें माइका के बारे में, सॉरी स्पार के बारे में, एक हमें जाना है कोरंडम के बारे में, और एक हमें जानना है बॉक्साइट के बारे में। इनके बारे में थोड़ी सी एडिशनल हमें जानना है। तो अगर हम स्पार से उठाएं और यहाँ से बातें आगे बढ़ाएं, तो बच्चा जब आप स्पार बोल रहे हो तो स्पार दो होते हैं। एक को आप बोलते हो फ्लोर स्पार, और एक को आप बोलते हो फेल्ड स्पार। जब फ्लोर स्पार की बात करते हो, फ्लोर स्पार, तो ये कैल्शियम का फ्लोराइड है, और जब फेल्ड स्पार की बात करते हो तो यह पोटेशियम एल्यूमिनोसिलिकेट है। तो स्पार से लेके कोई कंफ्यूजन ना हो, जो एल्यूमिनियम वाला स्पार है उसे फेल्ड स्पार बोलते हैं, और एक दूसरा भी स्पार है जिसे फ्लोर स्पार बोलते हैं, वो कैल्शियम का फ्लोराइड। दूसरा, अगर हम बॉक्साइट से रिलेटेड बात करें तो बॉक्साइट में अगर इम्प्योरिटी की बात करें तो बॉक्साइट में मेन रूप से तीन तरह से इम्प्योरिटी पाई जाती है। या तो इसमें Fe2O3 मेन इम्प्योरिटी, मतलब मेजर इम्प्योरिटी Fe2O3 का होगा, या तो SiO2 का होगा, SiO2 और या तो तीन इम्प्योरिटी होती है लेकिन कोई डोमिनेटिंग नहीं होती है, मतलब सब इक्वल ही होती है। खास करके क्वेश्चन जेई का पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर बॉक्साइट में Fe2O3 की इम्प्योरिटी ज्यादा है तब इसे नाम देते हैं रेड बॉक्साइट। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेड बॉक्साइट। तो ये हमें दिमाग में रखना है कि बॉक्साइट हैविंग द मेजर इम्प्योरिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड इज नोन एज रेड बॉक्साइट। चलिए आगे। अब हमको इस Al2O3 के बारे में जानना है। तो सबसे पहले अगर हम Al2O3 की बात करें, इसका भी पेन मोटा कर दे सही चलेगा। हाँ, इस मोटा है नहीं, और मोटा। अगर हम Al2O3 की बात करें तो इसे सबसे पहले हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर Al2O3 प्योर है और एनहाइड्रस है तब इसे नाम क्या देते हो? एल्यूमिना, अगर ये प्योर और एनहाइड्रस है तब इसे नाम देते हैं एल्यूमिनियम। ठीक, और आगे सुनो, अगर ये इम्प्योर है, ध्यान से देखो, और हाइड्रेटेड है, बॉक्साइट। गलत। अगर ये इम्प्योर और हाइड्रेटेड है तब इसे नाम देते हो डायस्पोर, बॉक्साइट, गिब्साइट। अभी तो देख के पीछे आ रहे हो भाई। यस सर। अगर ये इम्प्योर और हाइड्रेटेड है तब इसे नाम देते हैं डायस्पोर, बॉक्साइट और गिब्साइट। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अरे बाप रे, ये तो कल भी तुम लोग, लैग कर रही है सर। कल भी सर यार। अब ठीक आ रही है, सर अब ठीक आ रही है। अब हाँ? ठीक है सर, अब और ठीक आज है। नहीं आ रही है आवाज। लैग कर रहा था 2 बार, अब ठीक है सर। अरे यार तो अच्छा, ये क्या सामी को नेटवर्क खराब होता है क्या यार?
सर शाम को सब यूज करते हैं ना इसीलिए। नहीं वो तो खैर फोन भी मिलाओ तो होता है, लेकिन ये तो नहीं सर, फाइबर कभी कभी होता है हम लोग का। फाइबर कभी वाले में कभी ना तार जुड़ा है ना, तो इसमें तो नेटवर्क का पंगा होना ही नहीं चाहिए। वो तो बहुत गंदा फाइबर है, जियो फाइबर सबसे गंदा फाइबर होता है। अरे यार, मजबूरी है यार, वही फिलहाल लगवाया है। नहीं तो किसी का अच्छा उसे बदलवा दें क्या? एयरटेल वाला सही है क्या इससे? एयरटेल का भी नहीं, तो, एयरटेल का तो और भी यस खराब है। सर सही है। चलो एक बार उसको भी करवा दो, दो लग जाएगा, क्या करना है, जो खराब होगा वो रिचार्ज नहीं होगा और क्या। चलो खैर, तो अब तीसरी बात पे आ जाओ। तो हमने कहा Al2O3 अगर आपका प्योर है और एनहाइड्रस है तब एल्यूमिना, अगर इम्प्योर है और हाइड्रेटेड है तब डायस्पोर बॉक्साइट गिब्साइट। और अगर यही Al2O3 आपका, इधर इधर लिख देते हैं, अगर यही Al2O3 आपका इम्प्योर है और एनहाइड्रस है, कोरेंडम। कोरेंडम। तब इसका नाम है कोरंडम। और अगर इस कोरंडम में क्रोमियम के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तब इस कोरंडम को नाम देते हैं रूबी। अगर इसमें कोबाल्ट के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तब इसे नाम देते हैं सैफायर। रूबी रेड कलर का होता है, सैफायर ब्लू कलर का होता है। और अगर इसमें आयरन के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है, आयरन मतलब फेरस, तब इसे नाम देते हैं एमरी या एमरल्ड, और ये ग्रीन कलर का है। तो Al2O3 से रिलेटेड ये बातें हमें जाननी थी। और बस एक और है, एक हमारे पास है कोरंडम और एक हम इसे कंपेयर कर रहे हैं कार्बोरेंडम। SiC का होल एन। चूंकि ये दोनों नाम बेटा मिलते जुलते हैं तो ये एग्जाम में हमें परेशान कर सकते हैं, हमसे गलती करवा सकते हैं। तो अगर हमसे बोला गया कोरंडम तो हमने क्या बोला है? Al2O3 इम्प्योर एंड एनहाइड्रस Al2O3 इज नोन एज कोरंडम। लेकिन अगर हमसे बोला गया कार्बोरेंडम देन इट इज SiC पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज नोन एज कार्बोरेंडम। और यहाँ सिलिकॉन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। अब ये हो जाए तो बस इंट्रोडक्शन पोर्शन हम लोग का हो गया। बस गैलियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी है, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन पोर्शन समाप्त। आपने कोबाल्ट की बात में क्या लिखा है? कोबाल्ट के आगे ऑक्साइड बेटा, कोबाल्ट का ऑक्साइड और सैफायर है, SAPHIR ओके सर। सैफायर। सैफायर ब्लू कलर का होता है। ये सब जेम स्टोन्स हैं। सीरियल वगैरह में देखो जो ढेर सारे वो पहनती नहीं है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, जिसमें यस सर। लाल पीले हरे नीले जो स्टोन्स दिखते हैं। या हम लोग को पंडित जी बोलते हैं कि ये पहन लो तो तुम बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। जेम स्टोन। राज है। हो गया? यस। यस सर। अरे यार ये किसी बैच को हमने पढ़ाया होगा, अच्छा चलो तो मिटा ही दिया सब। लेकिन ये कि रेगुलर बैच होगा तो उनके यहाँ उतना अपडेट्स होते नहीं है। समय बच जाता है।
तुम्हारे ऑफलाइन में बहुत हालत खराब है। वहां अगर डिटेल पढ़ाने लगो तो कुछ चिल्लाने लगते हैं, स्लो कर दो तो चिल्लाने लगते हैं। सर एसआरबी पे हाँ, वहां तो तो कितना हो गया उनका? यहाँ एक एक दो दो दिन में खत्म कर दिया। सर डी डी ब्लॉक हो तो हो गया? गया वहाँ पे। सर उन लोग डीएफ का हो आगे गया सिलेबस चल रहा है क्या हम लोग से? हाँ, सर डीएफ हो गया उन लोग का। डीएफ में जो होने वाली चीज थी उसमें एक लेक्चर बाकी। अरे पिछले डीएफ के क्लास में 1.5 घंटा में लोगों ने पसीना निकाल गया। सर बस अब आज कुछ ना पढ़ाइए सर, अब रहने दीजिए, अब कल पढ़ाइएगा सर। मतलब रोज सर दे रहे थे, इतना एक्सेप्शन है यार। सर सर हम लोग इधर का भी भी ना, कंप्लीट करा दीजिए। सर हम लोग का प्लीज सर सुबह भी क्लास ले करके करवा दीजिए सर, उन लोग के बराबर में। मैंने तो पहुंच जाओगे यस आप। सर। मेरी क्लास कंटिन्यूएशन में चलेगी अब। ये सर प्लीज इतनी सर। कम तो क्लास लगी है आपकी सर। उनको देखो, उनको जो पढ़ाना है उनको डीएफ करवाएंगे, कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली और आगे जितनी फैमिली बकी हैं उनको फैमिली चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। उनको सिर्फ फैमिली की समरी, मतलब जहां टीचर की जरूरत है वो करवाएंगे। बाकी हर चैप्टर में 25 क्वेश्चन के 3 सेट लेंगे और उस सेट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक दिन में एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन होगा समरी बताने के बाद। इस तरह से उनको पढ़ाएंगे, मतलब टू दी पॉइंट बात करेंगे उनसे। आपके यहाँ भी हो जाएगा। अब तो जब क्लास शुरू हो गई तो चलेगी बच्चा। सर आप अपनी कंटिन्यू कर लीजिए, मत हटवाइए किसी भी दिन। यस सर, ये कंटिन्यू ही रहेगी अब। यस सर प्लीज सर, आपकी क्लास नहीं लगाते हैं ये लोग। अभी हाँ तक सर, और हम लोगों में तो खास और करके हम लोग आप चिल्ला चिल्ला लगाते हैं। करके सर से मीटिंग करवा के बोलना पड़ता है क्लास तक, वही तब जाके लगता है। नहीं, अब तो चलो इधर खैर अभी थोड़ी सी खाली है तो कोई बात नहीं, तो क्लास चलेगी चलेगी। अब नोट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन से रिएक्शन की बात करें बेटा, तो इस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम। इन लोगों की एक खास बात होती है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं। अब प्रश्न उठा, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं क्या मतलब हो गया? तो जरा देखना, हमने कहा कि मेरे पास NaH है और हमने इसकी रिएक्शन करवा दी है BH3 के साथ। तो आपने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, आपको मिलता है NaBH4। क्या नाम है इसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऐसे ही एक एग्जांपल आपने देखा होगा LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ऐसे ही NaGaH4, सोडियम सोडियम गैलियम हाइड्राइड। गैलियम हाइड्राइड। और ये जितने भी हाइड्राइड हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, दे ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली जब आप एल्केन बनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इनमें से खास करके इसका प्राय इस्तेमाल करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। और नोट नंबर 2, ये तो पहले नोट की बात हो गई हम लोग की जो एडिशनल था। और नोट नंबर 2 में इस ग्रुप में अगर हम लोग बात करें तो गैलियम लिक्विड है, और एक ऐसा लिक्विड है कि जब इसको हम लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो सिकुड़ता नहीं बल्कि फैलता है। खास बात है इसकी। और यही प्रॉपर्टी जर्मेनियम और कार्बन फैमिली जब आओगे बताएगी, जर्मेनियम के साथ भी है। तो यहाँ एक पॉइंट हमें नोट करना है कि गैलियम के केस में तो देखो हम क्या लिख रहे हैं कि गैलियम इज लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस बट एक्सपेंड्स, फैलता है ऑन सॉलिडिफिकेशन। लेकिन अगर इसे हम लिक्विड से सॉलिड करें तो सिकुड़ता नहीं बल्कि फैलता है। बट एक्सपेंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। और गैलियम के लिए एक पॉइंट और है कि गैलियम का इस्तेमाल हम करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में। आपको कारण बताना है। सर बिकॉज ऑफ मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। गलत।
कोई और बताए भाई? तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। गलत, और कोई ट्राई करो। सर ऑप्शंस। सर वेपर प्रेशर लो होता है। नहीं, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम मरकरी वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल करें, खौलता हुआ पानी मेजर करना चाहते हैं, मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। क्योंकि मरकरी उस टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा, वेपोराइज हो जाएगा। सर 2000 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट मेंटेन करता रहेगा। तो अगर आप किसी चीज को थर्मामीटर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो, किसी लिक्विड को, तो उसके लिए खास बात है कि केवल उसी रेंज को मेजर कर सकते हो जब वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज ना करे। अगर वो फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है तो फिर वो आपके टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए बेकार हो जाएगी वो रेंज। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि गैलियम इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर, तो इसका रीजन अगर हमसे कोई पूछेगा तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज गैलियम मेंटेन इट्स लिक्विड फिजिकल स्टेट up to a long range of temperature। वैसे इस टेम्परेचर का डेटा तो हमें नहीं याद करना है, लेकिन अगर हम लोग डेटा देखना चाहें तो देखो एनसीईआरटी पड़ोस में डेटा देख लेते हैं। यहाँ जरा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट गैलियम का नजर दौड़ाओ। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, देखो जरा, अगर ये बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, अगर गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है 303 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में करोगे 273, क्या करें, हटा दें तो 30 आ गया। और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो 2676 है। इसका मतलब ये 30 से लेकर के 2676 इन करीब 2300 डिग्री सेल्सियस तक, 2400 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड ही रहता है। तो जब इसका हम थर्मामीटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हम 30 से लेकर के और करीब करीब 2400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो 330 से लेके 2676 तक लिक्विड है। तो आपको रेंज नहीं याद करना, बस यहाँ नोट कर लो जिसे पता रहे। तो 303 केल्विन से लेके 2676 केल्विन तक ये लिक्विड ही रहता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान। अब बोरान फैमिली के हम लोग पीरियाडिक प्रॉपर्टी देखेंगे। पीरियाडिक प्रॉपर्टी में सब पता, बस एक तरफ से मैं पूछता चल रहा हूँ, आप बताते चलो, चाहो तो नोट करना, चाहो तो नोट ना करना। जो चीजें नहीं पता है या फिर मान लो नोट्स बना रहे हो एक फास्ट रिवीजन के लिए, तो साथ में लिखते चलना मेरे साथ साथ। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हम ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं कि हम नोबल गैस के फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिर्फ बैलेंस से लिखते हैं, और बैलेंस से अगर लिखें तो NH2NP1, ये है इसके बैलेंस सेल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब
थोड़ी सी, ये हम ऑलरेडी एक बार हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा यहाँ बात करने चल रहा हूँ। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम NH। और एक बार देख लें कुछ और तो नहीं है, नहीं पता चले कि नया वाला एलिमेंट जो है, नया वाला एलिमेंट कौन सा है? निहोनियम है कुछ और? नियोनियम नियोनियम ही है ये सर। NH है ना? यस सर। इन्होंने यहाँ दिया होगा ना कहीं शुरुआत में। ये तो इंट्रोडक्शन में आ गया यार, कहाँ है बोरान? यहाँ कहीं दिया होगा, थोड़ा ऊपर है सर। चलो अगर वही है तो उससे कोई मतलब नहीं, बस वही कह रहे थे, एक बार देख लो कि वही है ना, तो बस जब वही है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आओ आ जाते हैं हम लोग। अब जरा आओ कॉन्फ़िगरेशन बारे में देखें और कोशिश करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को इस तरह से याद भी रहे, मतलब पूरा रटना उठना अपनी तेजी से हम लिख सकें। तो अगर हम बोरान का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बोरान के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने देखा था कि कैसे नोबल गैस के रूप में ले जाते हैं। अरे यार, ऑनलाइन का एक सबसे टेक्निकल के होते हैं कि क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा। तो अगर हम बोरान का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमको देखा था कि 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलियम का लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। इंट्रोडक्शन में भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि अगर हम इतने की बात करें तो ये हमारा था हीलियम 2s2 2p1। अब अगर इसके आगे न बढ़े हम यही बात करें तो जरा एक बात बताओ, जब इस फॉर्मेट में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप बताओ नोबल गैस कहां से लेते हो? सेम पीरियड से ना, एक पीरियड पहले वाली से। लेस कम पहले वाले पीरियड। नोबल गैस हमेशा लेते हैं एक पीरियड पहले वाली। अगली चीज, जब आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप बताइए जो नंबर है ये आप क्या लेते हो? पीरियड नंबर। पीरियड नंबर। पीरियड नंबर। और जब आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये जो लास्ट वाला सबसेल है ये क्या बताता है आपको? ब्लॉक। ब्लॉक ऑर्बिटल। अब आओ जरा इसी कंटिन्यूएशन में इस पैटर्न को हम नीचे तक हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो ये बच्चा हमारा दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, चौथा पीरियड है, पांचवा पीरियड है, छठा पीरियड है और सातवां पीरियड है। अगर यहां हम बात करें इतना तो तीसरा पीरियड हम दूसरे पीरियड वाली नोबल गैस लेंगे और दूसरे पीरियड वाली अगर नोबल गैस लेंगे क्या हो जाएगा? नियॉन। चूंकि तीसरा पीरियड है तो यहाँ जो नंबर हम SOP वाला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3s2 3p1, चूंकि ब्लॉक P है तो इसलिए P1 हो गया। यहाँ की बात करें तो अगले पीरियड की नोबल गैस आर्गन हम लोगों ने ले लिया। और अगर पीरियड ये चौथा है तो 4 वाली चीज को हम सबसे बाहर लिख देंगे। हमने लिख दिया 4s2 4p1। लेकिन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम चौथे पीरियड में जाते हैं कोर हमको नोबल गैस का नहीं मिलता। यानी कोर का मतलब होता है बेटा बैलेंस सेल को रिमूव करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं? कोर। तो अगर ये बैलेंस सेल हम रिमूव कर दें चौथे पीरियड में तो अंदर जो कुछ है वो हमें कोर बोलेंगे। तो कोर नोबल गैस का नहीं है बल्कि है चीज और क्या मिल गई थी? 3d10। ये ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर ही चुके हैं। अब इसी कंटिन्यूएशन में हम डायरेक्ट इसका लिखने जा रहे हैं
तो हमने कहा 5वां है तो हमको पीरियड चौथे की नोबल गैस चाहिए थी, क्रिप्टॉन। और सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 5s2 5p1। लेकिन चूंकि पीरियड 5वां है तो एक चीज तय हो गया कि डी ब्लॉक तो है ही है, ये डी तो चल ही रहा है, 4d10 तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा अंदर 4d10, यानी हमारा जो कोर है वो नोबल गैस नहीं है। ये जो अंडरलाइन करें बैलेंस सेल निकालने के बाद जो अंदर है, अगर नोबल गैस मिला तो बोलते हैं कोर नोबल गैस है, लेकिन यहाँ कोर नोबल गैस नहीं है। ऐसे इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अब क्रिप्टन के बाद चूंकि छठा पीरियड तो 5वें पीरियड वाली हमें नोबल गैस चाहिए थी, तो 5वें पीरियड वाली नोबल गैस है जेनॉन। और पीरियड चूंकि छठा है तो इसलिए क्या लिखेंगे 6s2 6p1। अब हमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या 4f14 छठे पीरियड में लेंथेनाइड आ जाएंगे। यस अगर छठे पीरियड में लेंथेनाइड आ जाएंगे तो कोर में और पंगा हो गया। अब कोर में हमें मिलेगा 4f14 और फिर क्या मिलेगा 5d10, यानी कोर के अंदर ये दो चीजें मिली। और अगर इसी पैटर्न पे हम निहोनियम का लिखें तो 7वें का छठे की नोबल गैस ले आओ तो कौन सी हो जाएगी, रेडॉन। और चूंकि 7वें का है तो लास्ट में क्या लिखेंगे 7s2 और 7p1। लेकिन एफ ब्लॉक, अगले एफ ब्लॉक आ जाएंगे यहाँ, तो जहां 4f था वहां क्या आ जाएगा 5f। अरे यार ये आ क्या जाएगा 5f 14 एंड 6d10। तो अब हर पीरियड में मान लो हमें कार्बन फैमिली में लास्ट वाले पीरियड का एलिमेंट मिला जो 7वें पीरियड में कार्बन फैमिली में, तो तुमको कुछ यहाँ नहीं बदलना बच्चा। जहां 7p1 है यहाँ क्या कर दोगे 7p2। नाइट्रोजन फैमिली में मिला तो क्या कर दोगे 7p3। ऑक्सीजन फैमिली में मिला क्या कर दोगे 7p4। और कैसे पैटर्न हम लोग लिख रहे हैं तो एक बार दिमाग में सेट कर लो। तो लास्ट वाले का हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए, सैंपल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, बस, और कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। और एक चीज हमेशा के लिए दिमाग में रख लो कि 7वें पीरियड में पाए जाने वाला हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। और करंट में जितने 112 के बाद आ रहे हैं इनमें कहीं कोई डाउट नहीं है, 100% दे ऑल आर मैन मेड। शुरू में चलो 92 के बाद नेप्च्यूनियम एंड ट्रांसयूरेनिक में कुछ मैन मेड है, कुछ मैन मेड नहीं है, लेकिन अब जितने आ रहे हैं यानी 113 और ऑनवर्ड दे ऑल आर मैन मेड, कोई नेचुरल नहीं है। तो 7वें पीरियड का हर एलिमेंट रेडियो एक्टिव, कौन सा एटाइल नंबर 13 ऑनवर्ड जो करंट वाले हैं, हर एलिमेंट मैन मेड है। और हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तुमको बस p में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है। बोरान फैमिली में p1 है, कार्बन में p2, p3, p4 एंड सो ऑन, अंदर कुछ नहीं बदलेगा। चलो बच्चा आगे। यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और अब आ जाते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। तो चलो बात कर लेते हैं। बोरान है, आप जानते हो इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थाइलियम है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो रेडियाई को बढ़ना चाहिए, बढ़ गई, बढ़ना यहाँ भी चाहिए था लेकिन कम हो जाती है।
फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। अब जहां बढ़ना चाहिए था कम हो गई, इसका मतलब एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्यों है? Power ट्रांजिशन shielding of कॉन्ट्रैक्शन the की वजह से। electrons. पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। आप बोल सकते हो पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे इसी बोरान फैमिली के रिस्पेक्ट में बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि बताइए बोरान फैमिली के वो कौन से एलिमेंट हैं जिनमें ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई होती है? इंडियम एल्यूमिनियम गैलियम एल्यूमिनियम एंड गैलियम। Helium, thallium. बोलो। अच्छा चलो हम दो ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन हमने आपको दिया है कि एल्यूमिनियम करीब करीब गैलियम के समान है, और दूसरा ऑप्शन हमने आपको दिया है कि इंडियम करीब करीब थैलियम के समान है। इंडियम थैलियम। इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है देन दिस विल बी राइट आंसर। यस सर। यस तो सर। अगर ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई पूछा गया तो अगर इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना हो फोर्थ, और नहीं तो फिर ये दोनों बोल सकते हो, लेकिन प्रियॉरिटी किसे देना है? सेकंड वाले ऑप्शन। क्योंकि यहाँ डेटा जब चेक करोगे तो यहाँ 1 और 2 का अंतर, जबकि यहाँ 8 और 9 का अंतर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं, लेकिन जो मॉड्यूल्स तुम लोग लगाते हो इधर उधर के कोचिंगों के, उसमें मैंने क्वेश्चन देखा है। तो अगर आप एल्यूमिनियम गैलियम को ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हो तो फिर इंडियम थैलियम उससे ज्यादा समान है। और उन्होंने जब बोला है तो दो क्वेश्चन हमने देखा, एक बार एनर्जी के बारे में उन्होंने बात की है और एक बार साइज के बारे में उन्होंने बात की है, और हर बार एल्यूमिनियम गैलियम उन्होंने लिया है। तो ये दिमाग में रखना, अगर एल्यूमिनियम गैलियम है और अगर वहीं कहीं ऑप्शन इंडियम थैलियम मिल जाए तो फिर इंडियम थैलियम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एल्यूमिनियम गैलियम के ऊपर। ये प्रिकॉशनरी पॉइंट है, यहाँ स्टार लगा के रख लो। सर एक साइज और दूसरा क्या बोले? आयनाइजेशन एनर्जी आगे आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर आपने ये बोल दिया कि ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई, तो आप यही बता दो इसी कंटिन्यूएशन में आगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहे हैं। क्या? इन पीरियाडिक टेबल। अब बताओ आंसर। पीरियाडिक टेबल में कितने ऐसे एग्जांपल जानते हो कि जहां ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई होती है? डी ब्लॉक में टंगस्टन और जर्कोनियम और टंगस्टन। जर्कोनियम और हाफमोनियम। तो केमिकल ट्विंस जितने भी हैं सब में 8 होते हैं केमिकल ट्विंस। यस सर। चलो रेस्ट गैलियम एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलो नोट कर लेते हैं। यहाँ तो पी ब्लॉक में मान लो है ही, ये पी ब्लॉक का तो मान लो हो ही गया। अब हम डी ब्लॉक की अगर बात करें बच्चा, तो देखो आयरन, कोबाल्ट, निकेल। 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 दूसरा मैंगनीज और जिंक। मैग्नीज और जिंक एग्जैक्ट समान होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। यहाँ देखो अप्रॉक्स नहीं लगाया है। और अगला है एलिमेंट्स ऑफ 5th and 6th period from 4th group to 12th group। इसी में तुम्हारा जर्कोनियम और हाइपियम आ जाएगा। चौथे से लेकर के 12वें ग्रुप तक कौन से एलिमेंट्स, तो चाहे का दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दो, कहां से लेकर के 5वें से लेकर के 5वें और 6ठे पीरियड वाले, और ग्रुप कौन सा ले रहे हैं? चौथे ग्रुप से शुरू करके 12वें ग्रुप तक। लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, रिकॉल तो कर पा रहे हो दिमाग में क्या लिख रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ बच्चा। सर। हाँ 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 बोलो। सर कल आपकी क्लास नहीं लगी है। अरे लगी क्यों नहीं यार, कंपलसरी लगी है। सर टेलीग्राम पे आया तो है, नहीं लगी है। नहीं मैं बोल दूंगा, मैंने 2 बार भी बोला था कि अब इसमें कोर्स ही नहीं हो पाएगा। मैंने बोल दिया था कि कंटिन्यूएशन में क्लास लगेगी। नहीं लगी होगी तो लगवा देंगे, परेशान ना हो। हाँ सर लगवा करवा देंगे। दीजिए। यस सर। नहीं लगी है तो हम लगवा देंगे।
चलिए बोलिए। यस सर। ये रिकॉल कर पा रहे हो ना? यस एक बार सर। Yes, बताइए sir. लास्ट वाली लाइन। अरे लास्ट वाली लाइन मिट गई यार। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अच्छा, कर्सर ऊपर से बिना रखे भी कहीं चला जाता है तो गड़बड़ हो रहा है। ये लास्ट वाली लाइन बोलने में, अरे यार हद हो सर गई। सब रब कर दिया। अरे हमने कर नहीं दिया यार, ये तो कहीं से हमारा हाथ जा रहा है, अपने आप मिट रहा है बिना टच किए इसको। अरे देखो हमने वो टच नहीं किया अभी, ये कुछ गड़बड़ है। ऑटो ही ले सर गया हैक हो गया आपका फोन। फोन नहीं यार, वो फिर अरे ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे यार। यार इरिटेटिंग चीजें हो जाती हैं कभी सर कभी। कर्सर ऊपर ले जाइए सर, वो सिलेक्ट करिए। अरे वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है, सिलेक्ट क्या करें? वही तो कर रहे हैं। सिलेक्ट नहीं, वो कसम खा लिया कि जो कुछ लिखोगे हम मिटाएंगे, इससे सिवा कुछ नहीं। सर रुक जाइए, पूरा मिट ही जाने दीजिए, हो सकता है तभी लिखे। अरे ऐसे थोड़ी ना पूरा मिटा लेगा, कोई जिद है क्या? हम लोग की तरह इंसान है क्या सोच रहा? लो अच्छा मिटा दो, देखें। अच्छा बिना टच करवाए केवल हम ऊपर ऊपर हाथ घुमा दे रहे हैं तो मैजिक हो गया है। बहुत सही भाई। सर जादूगर हो गए आप। हाँ, हमारे अंदर कोई आत्मा आ गई है जो गड़बड़ है। अरे सर अंगूठी पहनिए, अंगूठी। हाँ, ये देखो नहीं है। हाँ हाँ कुछ आ रहा है। हाँ बात हो गया भाई, चलो आ गया बच्चा। हाँ अब क्या पूछे? अच्छा लास्ट वाली लाइन हम बोल रहे हैं। तो लास्ट वाली लाइन में बेटा हमने लिखा था कि एलिमेंट्स ऑफ 5th and 6th पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12, इनकी रेडियाई क्या होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर। सर 12 वाला भी शो करेगा, मतलब कैडमियम और मरकरी भी शो करेगा। एक्चुअली अगर देखा जाए, एक मिनट, जर्कोनियम इसका मतलब 5वां पीरियड है और हैफनियम 6ठा पीरियड है। एक्चुअली बेटा अगर इन दोनों में देखोगे ना थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अगर हम इंडियम गैलियम और एल्यूमिनियम को ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है, करेगा। ओके हाँ सर। लेकिन थोड़ा सा अगर देखोगे ना तो अंतर बढ़ जाता है। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। और तुम देखो 3 बार तुम्हारे यहाँ एक ही क्वेश्चन पूछा गया जर्कोनियम पे, 2 बार पहले पूछा गया था, 1 बार इस बार पूछ लिया गया। यस सर। जबकि जब डेटा चेक करोगे तो जर्कोनियम और हैफनियम के रेडियाई में करीब करीब 6 यूनिट का अंतर है, मतलब 4 से लेके 6 यूनिट का। और अगर नियोबियम और टेंटेलम की बात करो तो एग्जैक्टली सेम है, एक भी यूनिट का अंतर नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन 3 बार आया, 1 बार नहीं पूछा गया। डी ब्लॉक का डेटा चेक कर लेना, एग्जैक्ट सेम है। तो इसीलिए अगर जो एग्जैक्ट सेम उसे ना पूछ के जहां 4 यूनिट का अंतर उसे पूछ रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि एक जनरल स्टेटमेंट हाँ ऐसा है। चलिए तो ये हम लोगों ने रेडियाई देख ली। अब इसके बाद अगले पे हम लोग आ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा रेडियाई में एक चीज और बता दो, अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो इंक्रीज होगी वो तो। आयनिक रेडियाई में कोई एक्सेप्शन नहीं होता बच्चा। अगर आप +3 वाला हम लें तो बोरान से बड़ा हो जाता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा हो जाता है गैलियम, गैलियम से बड़ा हो जाता है इंडियम, और इंडियम से बड़ा हो जाता है आयनिक रेडियाई में कहीं पंगा नहीं है। और अब आ जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले ऑसिलेटरी ट्रेंड मिलता है। जो ट्रेंड यहाँ मिलता है वो ऑसिलेटरी होता है, मतलब घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना ऐसे करके होता है, ऑसिलेशन हो रहा है। और अब आयनाइजेशन एनर्जी को 2 पैटर्न में देखते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इन अ पीरियड, एक पीरियड में देखेंगे और फिर ग्रुप में देखेंगे। तो चलो हम लोग ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं तो इसके पहले वाले ग्रुप को ले लेते हैं, ग्रुप सेकंड, और इसके बाद वाले ग्रुप को ले लेते हैं।
ग्रुप 14। अब यहाँ हम ले लेते हैं बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सॉरी हाँ ठीक तो है। आपको बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अगले में ले लेते हैं मैग्नीशियम, गैलियम, सिलिकॉन। आपको बताना है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। और अगले में लेते हैं कैल्शियम, अरे यार गैलियम यहाँ आना चाहिए, पीरियड का ले रहे हैं ना एक तरफ से, तो यहाँ एल्यूमिनियम ही कर दो, सीक्वेंस बने ऊपर नीचे न हो जाए। कैल्शियम, गैलियम और जर्मेनियम। आपको बताना है थर्ड आयनाइजेशन। चलिए भाई फर्स्ट ऑर्डर बताइए। सबसे ज्यादा कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। नहीं नहीं अड़ोस पड़ोस सक्सेसिव बताओ, ऐसे पूरा ऑर्डर नहीं लिखने, पहले सक्सेसिव बताओ। बेरिलियम बोरान में बताओ। बेरिलियम का ज्यादा। बेरिलियम में ज्यादा होगा। अच्छा बेरिलियम की क्यों ज्यादा? फुल्ली फिल्ड एस। फुल ऑर्बिटल है। फुल्ली फिल्ड है सबसे, बिल्कुल सही है। बोरान कार्बन में किसका ज्यादा? कार्बन। कार्बन का कार्बन का क्यों ज्यादा? जेड इफेक्ट की वजह से। साइज कम और जेड इफेक्टिव ज्यादा। ज्यादा। बिल्कुल सही। चलो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में सेकंड आयनाइजेशन जी बताओ किसकी ज्यादा? एल्युमिनियम का ज्यादा। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की क्यों ज्यादा? जेड इफेक्टिव ज्यादा। नोबल गैस सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सही यार, ये नई रिसर्च करके लाए हो का भाई? नहीं नोबल गैस नहीं। नोबल गैस सर नहीं। H2 आ जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। बोलो सर फुलफिल्ड क्या एस option देंगे ऑर्बिटल। आप? H2 आ जाएगा ना सर, पी से तो निकल गया है इलेक्ट्रॉन। अभी तक आप लोग में से किसी ने बताया नहीं भाई आंसर? सर बताया तो सर, वो फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल। फुल फील्ड या स्टेबिलिटी। अरे 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 स्टेबिलिटी आप सबसेल या फुलफिल्ड लॉजिक तब दिया जाता है जब एक्सेप्शन हो। नॉर्मल में ये लॉजिक नहीं होता है। अगर हम तुमसे पूछें एल्यूमिनियम सिलिकॉन में किसका ज्यादा है और तुम बोलोगे सर एल्यूमिनियम का ज्यादा, अब तुम लॉजिक दोगे ड्यू टू फुलफिल्ड सबसेल। जहां एक्सेप्शन होता है वहां हाफ फील्ड फुलफिल्ड बोला जाता है, और जहां एक्सेप्शन नहीं होता है वहां सिर्फ बोला जाता है जेड इफेक्टिव। पहले बोलेंगे और बाद में बोलेंगे साइज। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को, चलो हम लिखते हैं यहाँ, देखो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, क्योंकि आपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो यहाँ आपने लिख दिया है 3s1, यहाँ लिख दिया है 3s2 और यहाँ लिख दिया है 3s2 3p1। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना आयनाइजेशन की बढ़ती। आप बताओ स्टेबिलिटी आप हाफ फील्ड फुल फील्ड कब बोलते थे? जब हमें लगता था सिलिकॉन का होना चाहिए ज्यादा लेकिन एल्यूमिनियम का ज्यादा हो गया, तब हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ हाफ फील्ड सबसे है इसलिए। और जब यहाँ से यहाँ आप जाओगे तो एक्सेप्शन थोड़ी, तो यूजुअल है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रही है, इसलिए आयनाइजेशन को बढ़ना चाहिए, बढ़ रही है। तो डोमिनेटिंग रीजन अगर हम बोलेंगे तो यहाँ बोलेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव एंड डिक्रीज इन साइज। और जब एक्सेप्शन होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल डोमिनेट्स ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज। सबसेल की स्टेबिलिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डोमिनेट कर जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो एक्सेप्शन में बोला जाता है स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल, नॉर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल नहीं बोला जाता। यहाँ बताओ कैल्शियम और गैलियम में किसका ज्यादा है? गैलियम का। गैलियम। बोलो गैलियम का। गैलियम का ज्यादा। बोलो भैया। यस सर। चलो इसके कारण तुमको मिले 4 नंबर, इसके कारण मिले 4 नंबर, इसके कारण गए 5 नंबर। तो नेट में तुमने स्कोर किया +3। तो कैल्शियम का नोबल गैस, कैल्शियम का ज्यादा होगा ना, कैल्शियम का ज्यादा होगा सर। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अच्छा मतलब माइनस जब हो जाता तो उसके बाद आंख खुलती है कि हाँ क्या सही है क्या। चलो गैलियम और जर्मेनियम में किसका ज्यादा? जर्मेनियम का। चलो ठीक है। तेईस 56 34 67 45 77, बस ये ट्रिक दिमाग में रखो, आंसर आ जाएगा।
फिर देखो बीमारी आ गई। नहीं सर ठीक है। अरे ठीक नहीं यार, जहां से जा रहा कर्सर मिटा दिया, देखो ऊपर कुछ मिट गया है। ये सर धीरे धीरे बढ़ रही। नहीं सही हो गया। चलो ऊपर वाला तो लिख ही लिया होगा ना। तो देखो यहाँ क्या था 2356। सारे बच्चे जानते हैं इस ट्रिक को या नहीं जानते? नहीं सर बता एक दीजिए। बार बता दीजिए, नहीं जानते। अरे अच्छा SRB बैच 60 में बता देंगे तब भी समझ जाओगे। SRB बैच 60 में बता देंगे तब भी समझ जाओगे। चलो ठीक है, पहले इसको नोट करो। कर लिया। अच्छा अब डाउन द ग्रुप देख लें, उसके बाद फिर ट्रिक की बात कर लेते हैं। सर थोड़ा डाउन कर दीजिए सर, अभी नहीं किए। सर मत बताइए, बताए हैं आप। बच्चा लोग तब ये लोग तो गाने नहीं बताए यार। सर हम सर ही बोले आपने थे तो नहीं पीरियोडिक बताया। पढ़ाया है ना। सर आप ही पीरियोडिक पढ़ाए ना, उसमें तब यार बताए तब तो थे। बताया ही होगा। क्या बात कर रहे हो यार, जबरदस्ती दोबारा काहे समय बर्बाद कर रहे हो यार। सर हम लोग क्लास नहीं किए। नहीं सर क्लास में वीडियो है सर ऐप पे। सर यस सर उस पे देख पढ़ा लेंगे हुआ। आप। अरे यार 60 में बता दीजिए ना सर। अच्छा हमको लगा पीरियाडिक मैंने नहीं पढ़ा है। पीरियाडिक पढ़ाया होगा तो ये सारी नहीं कहानी सर, हम लोग ने बताइए। आप ही पढ़ाए सर हैं। आपने हाँ ठीक। क्या ऐसे क्वेश्चन में हम लोग समय नहीं देते बेटा? ये सब क्वेश्चन हम लोग के तो बस देखते ही आंसर आ जाएंगे। चलिए अब अगले स्टेप में आते हैं, डाउन द ग्रुप। डाउन इन द ग्रुप। और ये सारे एक्सेप्शंस पीरियाडिक पढ़ाया तो वहां भी बता रखा है, लेकिन चूंकि ग्रुप आ गया है तो यहाँ हम लोग साथ साथ देखते चल रहे हैं। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर जनरल हम बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पे आयनाइजेशन एनर्जी को कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या करती है? बढ़ती। और Z इफेक्टिव क्या करता है? कम होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी Z इफेक्टिव पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्स होती है, इसलिए ऊपर से नीचे तक कम होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम लोग देखते हैं तो बोरान से कम एल्युमिनियम है, ये बात सच है। लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम ज्यादा हो जाता है। फिर गैलियम से कम इंडियम है, ये बात सच है। लेकिन इंडियम से थैलियम ज्यादा हो जाता है। यस सर। तो अब जहां जहां ज्यादा हो गया वहां वहां हमें एक्सेप्शन चाहिए। तो पहला तो वही वाला रीजन है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? 3d10 इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग। और वैसे ही 4 या 14 इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग है। सॉरी 4 या 14। तो हम जानते हैं 4f का मतलब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हम लैंथेनाइड की बात कर रहे हैं। ये हो जाता है ड्यू टू लैंथेनाइड। सर वो ट्रिक शॉर्ट में बता दीजिए, नंबर वाला जो 34 से अभी 65 वाला। ब्रीफ कर देते हैं बेटा, कोई बात नहीं, ब्रीफ कर देते हैं। तो ऐसे केमिकल बॉन्डिंग हमने नहीं पढ़ा है तो बहुत, खैर केमिकल बॉन्डिंग जो नहीं पढ़ा तो जो पी ब्लॉक पढ़ाएंगे चीजें आती रहेंगी बीच बीच में, तो अपने आप हो जाएगा। पीरियाडिक में भी जो चीजें जिसने नहीं किया होगा वो पी ब्लॉक पढ़ोगे पीरियाडिक आएगी, डी ब्लॉक पढ़ोगे पीरियाडिक आएगी ही आएगी, तो अपने आप हो जाएगा सब। सर ये लास्ट के दो एलिमेंट में इनर्ट पेयर रीजन नहीं दे सकते? ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अच्छा मैंने पूछा था, बताया नहीं था इसके बारे में। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कम इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्यों कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा वाला क्यों अनस्टेबल है, छोटा वाला क्यों स्टेबल है। ओके। आयनाइजेशन एनर्जी में कोई रोल नहीं है उसका। हाँ ये अलग बात है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन का कारण है वही इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण है। यहाँ भी पुअर स्क्रीनिंग रीजन है, वहां भी पुअर स्क्रीनिंग रीजन है, लेकिन इस पुअर स्क्रीनिंग से दोनों
एंटायरली डिफरेंट चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। अब उस दिन तुम लोगों ने बोला था तो कॉन्सेप्ट, खैर आंसर तो सारे तुम लोगों ने दे ही दिया था, तो अब हमें मान चल रही चीजें पता है। अच्छा फिर यहाँ रीजन क्या देंगे? हाँ बेचा, रीजन क्या देंगे यहाँ पर? थैलियम का बड़ा होगा, ज्यादा होगा इंडियम से, या ये लिख तो दिया लैंथेनाइट। बात तो फिर वही हो गई ना फिर। अच्छा एक्सप्लेन करना है। सर बात तो वही हो गई फिर, मतलब वही स्क्रीनिंग इफेक्टिव ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्टिव, ऐसा भी तो कह सकते हैं। नहीं नहीं, बात वही, मतलब कौन वाली बात, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली। यस सर। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला है, बात इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए जो रीजन है वही रीजन इसके लिए है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट एक दूसरी बात है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाना एक दूसरी बात है। दोनों के पीछे लॉजिक सेम है, तो लॉजिक सेम होने से दोनों चीजें थोड़ी सेम हो जाएंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। जी सर, जी समझ गए सर, हो गया। रेगुलर ऑर्डर बताओ इसका। तो हम लोगों ने क्या बोला था, बला बला टल गई अल्लाह इंशा। टल गई अल्लाह इंसान। ये रेगुलर ऑर्डर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का, बला टल गई अल्लाह इंसान। चलो आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रिक जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। बेटा जी कभी भी हम पीरियड में एस और पी ब्लॉक की बात करते हैं, कभी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें कहीं कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसका कारण होता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है एंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। एक्सेप्शन हमें मिल जाता है और उसका कारण होता है कि जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो जो इस ट्रेंड को जो चीज फॉलो नहीं करती उसके पीछे स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल का रीजन होता है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 एंड 2s2, 2p6। यह जब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास आ गई तो फिर लैब में हमने एक एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल के चेक किया कि हमारी थ्योरी पे कहां तक खरी उतर रही है। तो जब लिथियम बेरिलियम को चेक किया गया तो कोई पंगा नहीं था, बेरिलियम की ज्यादा थी, लिथियम की कम थी, वो इस थ्योरी से भी पता चल गई। लेकिन जब बेरिलियम बोरान को चेक किया गया तो होना तो चाहिए था बोरान का ज्यादा, लेकिन बेरिलियम का ज्यादा होता। यानी यहां एक चीज थी जो थ्योरी के अगेंस्ट थी, थ्योरी को फॉलो नहीं कर रही थी। फिर जब बोरान कार्बन में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गए फिर एक पंगा आ गया। फिर जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में, यहाँ कोई पंगा नहीं था। तो साइंटिस्टों ने जब इसका रीजन तलाशा तब उन लोगों को हुम्स की बात याद आई कि यह सही है कि अगर हम बोरान की बात करें तो बोरान की साइज छोटी है, बोरान का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब हम बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ S2 है और हुम्स साहब बता चुके थे कि अगर कोई सबसेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, हाफ फिल्ड हो जाती है, तो वह हिस्सा स्टेबल हो जाती है, यानी उस केस में एक्सचेंज एनर्जी के रूप में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो अब साइंटिस्टों ने बोला कि एक्चुअली जब हम बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अगेंस्ट तो हमें काम करना ही पड़ता है, लेकिन चूंकि ये सबसेल स्टेबल बहुत ज्यादा है
पेयरिंग होते समय एक्सचेंज एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन एनर्जी बहुत ज्यादा निकल गई थी, तो इसीलिए इस सबसेल को स्टेबल से अनस्टेबल बनाने के लिए हमें नई एनर्जी देना पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना है, जेड इफेक्टिव के अगेंस्ट काम करना, वो तो करना ही करना है, लेकिन सबसेल की स्टेबिलिटी को ब्रेक करना पड़ेगा हमें, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल चुकी। इसलिए ये दोनों एनर्जी जब हम ऐड कर देते हैं तो नेट में एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ यही लॉजिक दिया गया कि स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल डोमिनेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ, ये लिख नहीं रहे हैं बस ऐसे बोल देना, स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल डोमिनेट्स ओवर जेड इफेक्टिव एंड साइज ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। तो इस चीजों को जब हम लोगों ने ट्रिक के रूप में कन्वर्ट किया, तो देखो ये सब कहानी तो हम लोग जब पढ़ते हैं कि क्या होता है क्यों होता है तब की बातें करते थे। तो जब इसे हमने ट्रिक के रूप में कन्वर्ट किया तो हमने बोला कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। एक्सेप्शन कहाँ हमें मिला है? 23 दूसरा और तीसरा ग्रुप, 56 पांचवा और छठा ग्रुप। और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जा रही थी? मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। और क्यों हो जा रही थी? ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो बेटा ये जो 23 56 है, इसमें दूसरे और तीसरे ग्रुप में एक्सेप्शन मिला था। क्यों मिला था? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। पांचवें छठे ग्रुप में एक्सेप्शन मिला था जो हमारे थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा था। क्यों? स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। और सबसे ज्यादा किसकी हो गई थी? नोबल गैस की। अब इसी चीज को हम लोगों ने आगे ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। ये तो पढ़ते समय हम लोग देखते हैं कि क्या होता था क्यों होता था। तो देखो ट्रिक में क्या कन्वर्ट कर दिया। अब हमें तीन एनर्जी हमसे पूछी जाती है, बताइए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा पीरियड में, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा पीरियड में, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा पीरियड में। तो हमने आपसे बोली बात कि कभी भी लेफ्ट राइट जाओगे कहीं कोई डाउट नहीं है, सोचना ही नहीं है, एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगी, कोई भी ले लो। यह रेगुलर ट्रेंड क्या है? इंक्रीजेज। अभी आपने देखा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन मिला था 23 56। क्यों? स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल के कारण। और जिसकी मैक्सिमम हो गई थी वो कौन था? नोबल गैस, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। बस आपको एक लाइन याद करनी है, दूसरी तीसरी नहीं याद करनी है। अब दूसरी तीसरी को हम लोगों ने इसी से लिंक कर दिया। कैसे लिंक कर दिया? अगर पहले में एक्सेप्शन था 23 56 क्योंकि दूसरे ग्रुप में S2 था और तीसरे ग्रुप में S2 P1 था, S2 ज्यादा स्टेबल था। पांचवें ग्रुप में P3 था और छठे ग्रुप में P4 था, P3 ज्यादा स्टेबल था। तो अब जब तुमको फर्स्ट से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई, यानी फर्स्ट से सेकंड का मतलब एक स्टेप तुम आगे चले आए, तो तुमको बार बार लिखना पड़ना नहीं है। अगर एनर्जी में एक स्टेप आगे चले आए तो हर एक्सेप्शन में एक स्टेप आगे भाग जाओ। तो जहां 23 दूसरा और तीसरा ग्रुप था, यहाँ तीसरा और चौथा ग्रुप हो जाएगा। जहां पांचवा और छठा ग्रुप था, यहाँ छठा और सातवां ग्रुप हो जाएगा। और जहां मैक्सिमम नोबल गैस की थी, इसमें भी आगे जाना है, तो मैक्सिमम हो जाएगा ग्रुप फर्स्ट का। और कारण वही होगा जो पहले हम लोगों ने बोला है। अब मान लो हमसे किसी ने बोला थर्ड आयनाइजेशन, हम एक कदम और आगे चले गए, तो तुम एक कदम और आगे बढ़ जाओ। यहाँ एक्सेप्शन होगा 45 और यहाँ एक्सेप्शन होगा 78। और अब मैक्सिमम इसमें भी आगे बढ़ जाओ तो ग्रुप सेकंड हो जाएगा, और ग्रुप सेकंड के पीछे अगर कोई लग जाएगा तो ग्रुप फर्स्ट लग जाएगा। और जैसे हमको थर्ड पीरियड दिया गया है, और थर्ड पीरियड में क्या दिया गया है कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन। और हमसे पूछा गया भैया तुम इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमको बता दो। तो अब अगर इसकी सेकंड हमें निकालना था, हमको सिर्फ अपने देखो फिर बीमारी इसमें वायरस आ गया क्या? सर ये जान जा रहा है, एक पेज कंप्लीट हो गया, ये कर दो। नहीं यार, ये ऑटोनॉमस मतलब ऐसा नहीं होगा, ये कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाँ कुछ मिटा तो नहीं है भाई? नहीं। तो सेकंड पूछा गया है, तो हमने क्या कहा सेकंड में हमको 34 67 याद रखना है, तो तुरंत हमने कर दिया 34 67 6 7, बस आंसर आ गया होगा। सबसे ज्यादा किसका है? ग्रुप फर्स्ट का। तो देखो हमने लिख दिया ग्रुप फर्स्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन आ जाएगा? आर्गन, उसके बाद कौन आ जाएगा? सल्फर, उसके बाद कौन हो जाएगा? क्लोरीन, उसके बाद कौन आ जाएगा? फास्फोरस, उसके बाद कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम, उसके बाद कौन आ जाएगा? सिलिकॉन, सबसे कम किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम। अब जिस बच्चे ने बोला था हमें पढ़ाते समय जब पढ़ाया जाता है तो मालूम वहाँ हम लोग एक एक रीजनिंग देखते हैं, तो वो तो चूंकि पढ़ रहे होते हैं ना बेसिक से,
अब यहाँ हम पढ़ नहीं रहे, यहाँ सिर्फ हमने फास्ट बता दिया आपको। जैसे मान लो हमसे बोला गया हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन। अच्छा वो बच्चा बोलेगा जो हमसे पूछ रहा था, चलो थर्ड आयोनाइजेशन जी पूछी गई, पहले जरा तो हमको एक्सेप्शन बोल दो बच्चा। अब लो चले गए क्या भाई? कार्बन नाइट्रोजन सर। एक्सेप्शन थर्ड का बोलना है, 4578 है 45। अरे यार ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा है भाई? कार्बन नाइट्रोजन, फ्लोरीन नाइट्रोजन। रुको यार, पहले पे तो आने दो, पता नहीं कहाँ से क्यों करने लगता है ये यार गड़बड़ सड़बड़। देखो बीच में मिटा दे रहा है। हाँ तो कार्बन और नाइट्रोजन, और आगे सर फ्लोरीन और नियॉन। सबसे ज्यादा सर सबसे ज्यादा लिथियम की होगी। अरे यहाँ देखो क्या लिखा है ना, एक्सेप्शन एक याद करके अपने मन से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सब दिमाग रट जाएगा। सबसे ज्यादा बेरियम का ग्रुप सेकंड है, उसके पीछे कौन लगा ग्रुप फर्स्ट? तो देखो बेरिलियम हो गया, यहाँ क्या आ गया लिथियम। अब इधर से इधर ऑर्डर बोल दो, इसके बाद कौन आएगा? फ्लोरीन, इसके बाद कौन आएगा? नियॉन, इसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन, इसके बाद कौन होगा? कार्बन, इसके बाद कौन होगा? नाइट्रोजन, इसके बाद कौन होगा? बोरान। आंसर आ गया। यस सर। एक बार दिमाग सेट होने की बात है बस, जहां एक बार अपने मन से 4 क्वेश्चन करोगे इसको सामने रख के ना, एक बार दिमाग सेट हो गया तो फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो 5 सेकंड 7 सेकंड की जरूरत है। हाँ इतना याद रखना, जब ये ट्रिक हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन कोई भी हमसे पूछा जाए, सबसे पहले हर एलिमेंट को हम उसके ग्रुप ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। नहीं समझे? यस सर समझ गया। जैसे मान लो अरे देखो 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 देख लो, मतलब जहां से मेरी पेन चली जा रही है वहां को मिटा दे रहा है। देखो पता नहीं क्या बीमारी, अभी तोड़ ही नहीं है। सर चाइना हैक कर लिया आपको। चाइना अरे यूक्रेन में हैक करे, यहाँ क्या मिले उसको हैक करके। सर आपको मिटाना पड़ रहा था नीचे का, तो अपने आप मिटा दे रहा। अरे तो काम वाला मिटा है ना, तो मतलब ऐसा मिटा दे रहा है कि जिसको मिटाने नहीं है। नहीं इसका क्विक, लेकिन क्विक तो अभी है यार, भी 10-15 क्विक वाले को बदमाशी करते हैं वो। अब तो उसके पाली हाँ बेटा हाँ, नहीं अब तो खत्म हो गया, अब तो क्लास बेटा खत्म होने वाली है ना, तो अब कोई बात नहीं सर ले लीजिए सर, आधा घंटा और ले लीजिए सर की क्लास 8 बजे से स्टार्ट होगी। नहीं मुझे यूट्यूब पे जाना ना बेटा, यहाँ से निकल के कोचिंग जाना पड़ेगा, अभी तो हम घर पे। रहने दीजिए ना जाइए। अरे यूट्यूब की क्लास है यार, यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा अभी। जी सर। हाँ सर आप यूजुअल क्लास चाहिए जैसे आप ले रहे हैं। हाँ ये देखो जरा, जैसे मान लो हमने कहा कि जब हम आपसे कह रहे हैं कि इसको अरेंज करना है, तो इस अरेंज करने का क्या सेंस है, तो जरा देखना ध्यान से। मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास एल्युमिनियम है और आपके पास ऑक्सीजन, और बताओ इनके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का है। तो कभी भी जब आयनाइजेशन एनर्जी हमसे पूछा जाता है तो हम एलिमेंट्स को सबसे पहले अरेंज, जब तक आदत जिन बच्चों को प्रैक्टिस उनको कुछ नहीं करना, वो कर लेंगे, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उन्हें हम बोलते हैं पहले आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इनको अरेंज करके करो। तो अरेंज करने का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट ग्रुप का कोई नहीं है, सेकंड ग्रुप का बेरिलियम नहीं है लेकिन मैग्नीशियम है, थर्ड ग्रुप का बोरान नहीं है लेकिन एल्युमिनियम है, फोर्थ ग्रुप का कोई नहीं है, फिफ्थ ग्रुप का नाइट्रोजन है, सिक्स्थ ग्रुप का अरेंज हो गया। अब हम जानते हैं इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसका मतलब इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी इनसे कम होगी। अब इनमें क्या होगी? एक्सेप्शन 2356 है, इसकी ज्यादा इसकी कम, इनमें क्या होगी? इसकी ज्यादा इसकी कम। अब आर्डर लिखना है तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, आंसर आ गया। तो पहले 8-10 क्वेश्चन अरेंज करके करो, तो जब, क्योंकि एलिमेंट तो आपको याद नहीं करना है, तो जब दिमाग में एक बार थीम सेट हो जाएगी तब तुम देखोगे खटाक से सामने दिया गया, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलो खैर, तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे भाई? डाउन द ग्रुप, ठीक, आयनाइजेशन जी डाउन द ग्रुप। अब एनसीईआरटी आगे क्या है भाई? हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब अगले में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारा जिस पर लिखते हैं हमको लग रहा है बहुत
स्मूथ हो गया है, स्लिप करता है। लॉकडाउन से ही चल रहा है लिखते लिखते। इलेक्ट्रोनेगेटिव में बेटा कुछ नहीं, सिंपली बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अब बोरान को फिक्स कर दिया हमने और बाकी एलिमेंट्स को पलट दिया। इसका मतलब बोरान तो हमारा फिक्स ही हो गया था, बाकियों को हमने पलट दिया। तो कौन आ गया? थैलियम है, इंडियम है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है। जो याद करने वाली बात है यहाँ, वो सिर्फ दिमाग में ये रखना है, एल्यूमिनियम क्या है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। एल्यूमिनियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोन, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्यूमिनियम की होती है। और अब डेंसिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखो 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 कुछ हो रहा है इसको। डेंसिटी इंक्रीजेज एंड गोइंग डाउन। जब डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी ऊपर से नीचे तक ध्यान पर बढ़ती है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक्सेप्शन नहीं है बस। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बच्चा हमें डेटा नहीं याद करना है, जैसे कुछ टीचर बोलते हैं ट्रिक वगैरह। ट्रिक ऐसी जगहों पे याद करते हैं जहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फालतू कूड़ा कर दिमाग को नहीं बनाना है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ आपको दो चीजें दिमाग में रखनी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर हम बोरान की बात करें तो बोरान के लिए मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी बोरान के लिए होता है। और अब दूसरी चीज आ गई, तो जब हम कहते हैं मिनिमम, तो गैलियम के लिए मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम। और थैलियम के लिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो गैलियम तो हमें याद ही नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो नेचुरल सी बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा। और ये सबसे टॉप वाला एलिमेंट है। और इसके आगे हेडिंग डाल देना है आपको, केमिकल प्रॉपर्टी। और ये केमिकल प्रॉपर्टी बेटा हम लोग कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। कल आप लोग का कोई टेस्ट भी है क्या? नो नो सर। नहीं तो सर, चलो, क्या नहीं ना क्लास होगी, क्लास ना होने का कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, क्लास होगी। सर आपकी क्लास है कल, टाइम टेबल आ गई है। हाँ, मैंने बोला Thank था you. कि रूटीन में अभी क्लास चलेगी। अभी जब तक फ्री है, कम से कम मान लो आगे जब बिजी होंगे तब तक तो हम आपका 2-4 चैप्टर निपटा देंगे इधर ना, 1 महीने में। हाँ सर। जी सर, थैंक यू सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चा, तो अभी हम लोग जी। यूट्यूब पे मिलते हैं और फिर उसके बाद कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।